चलिए नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। एक सेकेंड। चलिए चलिए अगेन आज सभी का नमस्कार, जय हिंद। ऐसे पाथ ऑफ सक्सेस टारगेट एमपीपीएससी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस सेक्शन के अंतर्गत हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे। पिछली 9th नंबर के लेक्चर में हमने मॉनेटरी पॉलिसी वाले टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज की क्लास के अंतर्गत हमारा प्रमुख टॉपिक होने वाला है उसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी के उपकरण यानी कि कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति के उपकरण की आज की क्लास में हम बात करेंगे। क्लास की शुरुआत से पहले आप सभी से निवेदन है कि जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, ताकि वो भी इस क्लास से जुड़ पाए और क्लास का लुत्फ उठा पाए। तो यहाँ पर हम प्रमुख बिंदु की बात करते हुए चीज़ों को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सेक्शन आपका लगभग 40 मिनट का हम रखेंगे इसको। उसके बाद में आपकी क्लास, तीनों क्लास लगभग आज पूर्ण हो चुकी होगी। तो उसके बाद अगर किसी का कोई डाउट है तो मेरे से सीधा संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का संदेह रहता है, टॉपिक से संबंधित हो या फिर आपका किसी अन्य सब्जेक्ट से संबंधित हो। चलिए आज की क्लास का हमारा जो मेन बिंदु है वो है आपका मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के उपकरण। क्लियर है? मौद्रिक नीति के उपकरण, कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। इस टॉपिक में हम उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो भी करना चाहता है तरलता के समायोजन के लिए या तरलता पर नियंत्रण रखने के लिए या तरलता को संतुलित बनाए रखने के लिए आरबीआई जो भी करना चाहता है वह इसी मौद्रिक नीति के कंपोनेंट के अंतर्गत चीजें देखने को मिलेगी। चाहे वह रेपो रेट हो, चाहे वह रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे वह आपका एसएलआर या सीआरआर हो, चाहे आपका वह बैंक रेट हो या फिर आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन हो, इन सारी चीजों की गतिविधियां आरबीआई अगर करता है तो आरबीआई वह इन्हीं उपकरण का प्रयोग करते हुए तरलता का समायोजन करता है। तो इस क्लास में हम उन्हीं बिंदुओं की बात करेंगे जो कि आपके आरबीआई के द्वारा तरलता के समायोजन के लिए किया जाता है। तो क्लियर है आप सभी को? करते हैं हम लोग शुरू और इसे दो वर्गों में कैटेगराइज करेंगे क्योंकि यहां पर आप देखेंगे कि मौद्रिक नीति के उपकरण के लिए दो प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है। दो उपकरण है इसके लिए। प्रथम उपकरण जिसे कहा जाएगा मात्रात्मक उपकरण और दूसरा उपकरण हो जाएगा आपका चयनात्मक या गुणात्मक उपकरण। क्लियर है? मात्रात्मक उपकरण को सामान्य उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, सामान्य उपकरण या मात्रात्मक उपकरण। वही दूसरा हो जाएगा आपका चयनात्मक उपकरण। क्लियर है? ठीक है, चीजें आपको सही दिखाई दे रही है नहीं दे रही, थोड़ा सा बता दीजिएगा मुझे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सब चीजें यथावत चल रही है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके मैसेज में मैं देख पाऊँ उसमें। चलिए अब यहाँ पर हमने इसके दो कैटेगरी बनाई है कंपोनेंट को लेकर। एक हो जाएगा आपका कि मात्रात्मक उपकरण। अब मात्रात्मक उपकरण को कई सारे वर्गों में हम वर्गीकृत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जब आरबीआई के द्वारा मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिस उस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, यहां पर मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था में आरबीआई के द्वारा मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है
उसे मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है। क्लियर हुआ? और उसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था में आरबीआई द्वारा मुद्रा की मात्रा की बजाय अन्य परिवर्तन के लिए जिस उपकरण का चयन किया जाता है उसे चयनात्मक या गुणात्मक मौद्रिक नीति का उपकरण कहा जाता है। तो मात्रात्मक उपकरण प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने में सहायक होता है, यानी कि यह मौद्रिक आपूर्ति की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्लियर है? तो मात्रात्मक उपकरण को सबसे पहले समझेंगे, फिर लास्ट में अपन चयनात्मक उपकरण में आएंगे। तो इतनी बात आप समझ लीजिए कि मात्रात्मक उपकरण अर्थव्यवस्था में आरबीआई के द्वारा किसी भी वित्त की मात्रा यानी कि मुद्रा की मात्रा को क्या करना है, उसको परिवर्तन करना है, बढ़ाना है या घटाना है। तो उसके उद्देश्य से जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रात्मक उपकरण कहा जाता है। और इस मात्रात्मक उपकरण के माध्यम से आरबीआई वित्त की मात्रा यानी कि मुद्रा की आपूर्ति या मौद्रिक आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। क्लियर हुआ? यहां तक? इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम मात्रात्मक उपकरण का क्लासिफिकेशन करेंगे आगे। जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब यहां पर मैं इसका क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। मिटाने का कहां रखा मैंने? यहां पे रखा है। चलिए अब मात्रात्मक उपकरण को वर्गीकृत करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखा जाता है कि तरलता समायोजन सुविधा, यानी कि सबसे पहला उपकरण होता है तरलता समायोजन सुविधा। इसे क्या कहा जाएगा? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF उपकरण। तो लिक्विडिटी तरलता को क्या करना है? समायोजित करना है। उससे संबंधित सुविधा को क्या कहा जाएगा? आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब देखिएगा, पहले तो हम इससे ही परिभाषित कर लेते हैं कि तरलता समायोजन सुविधा होती क्या है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा यदि आरबीआई के द्वारा, इसके बारे में लिख रहा हूं मैं, आरबीआई के द्वारा अल्पकालिक तरलता समायोजन किया जाता है। यह अल्पकालिक तरलता समायोजन का मतलब यहां पर 364 दिन तक, ये बोल सकते हैं 1 साल से कम अवधि के लिए। तो 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर अल्पकालिक तरलता का समायोजन करना है तो उसके लिए आरबीआई 2 प्रकार के उपकरण का प्रयोग करती है तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत। तो इस तरलता समायोजन जब भी आपका आ जाए LAF, तो आप समझ जाएगा कि अल्पकालिक तरलता का समायोजन इसके द्वारा किया जाता है। अल्पकाल कितना? 1 वर्ष से कम अवधि, 7 डेज से लेकर यह 364 दिन माना जाता है। लेकिन आप ऐसे ही सही लिख भी सकते हैं कि 1 वर्ष से कम अवधि के लिए किया गया तरलता का समायोजन तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत 2 उपकरण का प्रयोग किया जाता है। 2 उपकरण कौन से? एक होता है आपका रेपो रेट
और एक होता है आपका रिवर्स रेपो रेट। क्लियर हुआ? तो तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत दो उपकरण है, एक रेपो रेट, एक रिवर्स रेपो रेट। दोनों को समझेंगे, अभी पूरा हम सारे उपकरण लिख लेते हैं मात्रात्मक के अंतर्गत। एक होता है परिवर्तनीय कोष अनुपात। क्या होता है? परिवर्तनीय कोष अनुपात। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाएगा, ये रिजर्व रेशियो होता है। और इस रिजर्व रेशियो को क्या कहा जाएगा? तो रिजर्व रेशियो, इसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ठीक है, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, VRR। अब ये क्या होता है? VRR के अंतर्गत अगर बात किया जाए कि परिवर्तनीय कोष अनुपात, यह आपका किस अवधि के लिए होगा? यह दीर्घकालिक होता है। जैसे यहां पर लिखा है कि आरबीआई के द्वारा अल्पकालिक तरलता का समायोजन किया जाता है तो LAF का प्रयोग किया जाएगा। वहीं यदि आरबीआई के द्वारा दीर्घकालिक तरलता का समायोजन किया जाता है, समायोजन किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाएगा? वेरिएबल रिजर्व रेशियो। ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो के अंतर्गत भी दो उपकरण आते हैं। एक होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है आपका स्टैट्यूटरी यानी कि सांविधिक लिक्विडिटी यानी कि तरलता अनुपात यानी कि रेशियो। CRR और SLR को परिवर्तनीय कोष अनुपात वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है, जहां पर दीर्घकालिक तरलता का समायोजन के उद्देश्य से आरबीआई दो उपकरण का प्रयोग करती है। एक हो जाएगा आपका CRR कैश रिजर्व रेशियो यानी कि नगद आरक्षित अनुपात, पूरा फुल फॉर्म देखेंगे हम, इसके विस्तार से पढ़ेंगे तब, बस अभी मैं चार्ट बना रहा हूं, और एक SLR। क्लियर हुआ? अब इसके बाद बारी आती है आपकी, ये दो चीज हो गए आपका LAF और VRR। इसके बाद जो आपका होगा एक बैंक रेट हो जाएगा, एक आपका खुले बाजार की क्रियाविधि, यानी कि इसके बाद हम देख लेंगे बैंक दर। इसके बाद यहां पर दिखाई दे रहा आपको, दिख रहा होगा, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं खुले बाजार की क्रियाविधि, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, OMOs कहा जाता है इसे, ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी कि खुले बाजार की क्रियाविधि, एक बैंक दर, और आखिरी में होता है आपका सीमांत दर। सीमांत दर को पूरे किस रूप में लिखा जा सकता है? यहां पर आप लिखेंगे सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्या लिखेंगे इसको? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, MSF रेट। MSFR भी बोल सकते हैं, MSF रेट भी बोल सकते हैं, यानी कि सीमांत स्थायी सुविधा दर। तो यहां पर चार उपकरण, पांच उपकरण की हमने बात की है। पहला हो जाएगा LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, दूसरा हो जाएगा आपका वेरिएबल रिजर्व रेशियो, तीसरा हो जाएगा आपका बैंक रेट, चौथा हो जाएगा आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस, और पांचवा हो जाएगा आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। क्लियर हुआ यहां तक? सारी चीजें क्लियर है? इसको जल्दी से नोट कीजिए। फिर सीधा हम चलेंगे सबसे पहले रेपो रेट के बारे में, फिर रिवर्स रेपो रेट पढ़ेंगे, फिर CRR पढ़ेंगे, फिर SLR, फिर बैंक रेट, फिर OMOs, फिर उसके बाद में सीमांत स्थायी सुविधा दर पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा मात्रात्मक उपकरण कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से बनाइए इसे। क्लियर सभी ने नोट? चीजें आपको पूरी दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है? यहां तक OMOs तक से नीचे नहीं लिखेंगे हम। चलिए
चलिए, अब रेपो रेट क्या होता है इस पर बात करेंगे हम। पहला बिंदु तो हम रेपो रेट के बारे में लिख सकते हैं कि यह तरलता के समायोजन का एक प्रमुख उपकरण है। नहीं लिख सकते क्या? LAF के अंतर्गत हमने उपकरण लिखा है ये, तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत एक प्रमुख तत्व होता है ये। चलिए, रेपो रेट, ये रेपो रेट का अगर मीनिंग आप देखें, अर्थ इसका देखें, तो इसका अर्थ होता है रीपर्चेसिंग ऑप्शन। रीपर्चेसिंग ऑप्शन इसका फुल फॉर्म होता है। रेपो रीपर्चेसिंग ऑप्शन। क्लियर हुआ? तो रीपर्चेसिंग ऑप्शन होता है। अब यहां पर समझते हैं रेपो रेट को कैसे काम करता है। ये होता है आपका आरबीआई, और इधर आपका कोई बैंक है, और ये बैंक कौन सा है? वाणिज्यिक बैंक, जिस पर रेगुलेशन किसका होता है? आरबीआई का। ये वाणिज्यिक बैंक है। अब क्या हुआ यहां पर कि आरबीआई ने बैंक को क्या दिया? लोन दिया। आरबीआई ने बैंक को लोन दिया, और इस लोन के बदले बैंक ने आरबीआई को क्या चुकाया? इंटरेस्ट चुकाया, यानी कि ब्याज। और ये क्या हो जाएगा? ऋण। क्लियर हुआ? ये आरबीआई के द्वारा जो वाणिज्यिक बैंकों को ऋण दिया जा रहा है, इसी ऋण को बोला जाता है रेपो लोन। क्या बोला जाता है? रेपो लोन या रेपो ऋण। क्लियर हुआ? आपसे पूछूंगा मैं कि रेपो लोन क्या होता, तो आप क्या कहेंगे? आरबीआई के द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को दिया गया पैसा, उसी को बोला जाएगा रेपो लोन। और ये रेपो लोन जिस ब्याज दर पर दिया जाता है, इस ब्याज दर को बोला जाता है रेपो रेट। ठीक है, या रेपो दर। परिभाषा क्लियर? रेपो रेट क्या होता है लिखवाऊंगा नहीं, सुन लीजिए, आपको लिखना है अभी। आरबीआई के द्वारा या फिर रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन उपलब्ध करवाती है। रेपो लोन, रेपो दर वह ब्याज दर है जिस ब्याज दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध करवाती है, रेपो दर कहलाता है। क्लियर हुआ? यहां तक नोट कर लीजिएगा आप लोग से, लिखित रूप में मुझे चाहिए ये, लिखित रूप में मुझे भेज दीजिएगा कि रेपो रेट क्या होता है। ठीक है, मैंने चार्ट के माध्यम से समझा दिया। अब इस रेपो रेट का प्रभाव क्या पड़ता है? इस रेपो रेट में परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, वह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत रेपो रेट में परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में आपको उसके प्रभाव बताने होंगे। तो अब 1 मिनट का इधर देखिए, 1 मिनट के लिए। रेपो रेट में 2 प्रकार का चेंजेस हो सकता है, या फिर मैं कहूं कि प्रभाव की हम बात करें तो ये जो चेंजेस है, ये परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार से। या तो मैं क्या करूंगा, रेपो रेट को बढ़ा दूंगा, या दूसरा क्या हो जाएगा, रेपो रेट को कम कर देंगे। 2 स्थिति कर सकता हूं मैं चेंजेस करने में, या तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा या रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा। यदि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, अब मुझे बताना, आप लोग के सामने चार्ट भी है, उधर प्रभाव भी लिखते जाएंगे। अगर मैंने ये रेपो रेट बढ़ा दिया ब्याज दर, तो क्या यह बैंक पागल है जो आरबीआई से लोन लेगा? आप ही अपने आप को रख के ले लीजिए। अगर बैंक ने ब्याज दर बढ़ा दिया है तो आप लोन लेंगे क्या उससे? नहीं लेंगे। तो अगर ये लोन इधर नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि जब भी रेपो रेट बढ़ती है तो वाणिज्यिक बैंक
वाणिज्यिक बैंक लोन नहीं लेती है, ठीक है। वाणिज्यिक बैंक अगर लोन नहीं लेगी तो मुझे बताइए कि वाणिज्यिक बैंक के पास वित्त की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी। तो यहां पर लिख लीजिए अगला बिंदु कि वाणिज्यिक बैंक के पास वित्त की कमी आ जाएगी। क्लियर हुआ इतना कि जब ये आपका रेपो रेट बढ़ गया जिससे कि वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या हो जाएगी, लोन कम आएगा, लोन कम आ जाएगा, वित्त की मात्रा कम होगी। अब इसके पास अगर पैसा ही कम है तो ये क्या पब्लिक को आगे पैसा फॉरवर्ड कर पाएगा, आगे लोन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो इस वजह से निवेश, ठीक है, या फिर ऋण वितरण, वाणिज्यिक बैंक ऋण वितरण कम होगा। ऋण वितरण में कमी आएगी, देगा तो सही क्योंकि उसको अपने साख सृजन करना है। तो ऋण वितरण में क्या आएगी, कमी आएगी। अब अगर ऋण कम होगा तो जैसे कि ये भाई साहब को पैसा चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसे कोई कंपनी खोलना है और कंपनी खोलना है तो उसके लिए इसे निवेश करना है और निवेश तभी करेगा जब पैसा इसके पास आएगा। लेकिन क्या हुआ कि वाणिज्यिक बैंक ने इसको पैसा ही नहीं दिया तो क्या कंपनी खोल पाएगा। यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि रेपो रेट बढ़ने से निवेश हतोत्साहित होता है, निवेश हतोत्साहित होगा, निवेश हतोत्साहित, निवेश प्रभावित होगा, निवेश कम होगा। अगर निवेश कम होगा तो ये कंपनी खुल पाएगी क्या, नहीं खुल पाएगी। और कंपनी नहीं खुल पाएगी तो इसमें क्या लोग रोजगार के लिए आ पाएंगे, इसमें कई सारी पब्लिक जो श्रम होगा वो लोग यहां पर रोजगार के लिए आ पाएंगे, तो नहीं आ पाएंगे। और इसी से क्या होगा, आपका रेपो रेट बढ़ने से रोजगार प्रभावित होगा या रोजगार में कमी आएगी। कितने पॉइंट्स बता दिए मैंने। रेपो रेट बढ़ने के क्या दुष्प्रभाव है, वाणिज्यिक बैंक लोन वितरित नहीं करेंगे, बैंकों के पास में वित्त की कमी आ जाएगी जिसकी वजह से ऋण का वितरण कम होगा, निवेश हतोत्साहित होगा, रोजगार में कमी आ जाएगी और साथ ही साथ में रोजगार कम होगा तो पर कैपिटा इनकम भी कम होगा, नेशनल इनकम भी कम होगा। कई सारी चीजें हैं जो इसके बढ़ने के नकारात्मक प्रभाव के रूप में नजर आती हैं। अब मुझे इतना बता दीजिए आप, क्या आरबीआई ने ये उद्देश्य को ध्यान में रख के रेपो रेट बढ़ाया था क्या आरबीआई ने ये जो हमने 5-6 पॉइंट्स लिखे हैं, ये जो कि नकारात्मक रूप से आपको नजर आ रहे हैं, क्या इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर क्या आरबीआई ने अपना इस प्रकार की मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को बढ़ाया था क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों बढ़ाया था? क्योंकि बाजार में क्या थी, मुद्रास्फीति। सॉरी, रेपो रेट बढ़ा रहा है तो मुद्रास्फीति, यानी कि मार्केट में बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा पैसा था तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जाएगा, मुद्रास्फीति का नियंत्रण। यह क्या है, पॉजिटिव पॉइंट, कि बाजार में महंगाई ज्यादा थी इसलिए आरबीआई ने चाहा कि हम रेपो लोन को बढ़ा देते हैं और रेपो लोन को बढ़ा देंगे तो इससे क्या होगा कि बाजार में पैसा कम पहुंचेगा तो वह मुद्रास्फीति की स्थिति जो बनी हुई है वह लचीली हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पाने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम रोजगार में कमी के रूप में नजर आता है। कैसा शानदार आपका कंक्लूजन हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन आ जाता है कि मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत तरलता समायोजन के तहत रेपो लोन के परिवर्तन के प्रभाव को उद्घाटित कीजिए। अब जब आप वहां पर रेपो लोन के प्रभाव बताएंगे, ये सारे प्रभाव बता दिया, मुद्रास्फीति का नियंत्रण बता दिया, निष्कर्ष में आप कहेंगे कि आरबीआई मार्केट से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से रेपो रेट में वृद्धि करती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव रोजगार को हतोत्साहित करता है। कंप्लीट, समझ में आई बात यहां तक? तो ये हो जाएगा आपका परिवर्तन, जो कि रेपो रेट में बढ़ने के कारण ये परिवर्तन नजर आता है। अब हम बात करेंगे कि रेपो रेट में अगर कमी हो जाए तो फिर क्या होगा। अगर ये रेपो लोन कम हो जाए, अब देखिएगा इधर ही हम पॉइंट उसी से मैच करके यहां पर मेंशन कर देंगे।
रेपो लोन को कम किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, बैंक लोन लेगा, वाणिज्यिक बैंक क्या करेगी? बैंक लोन लेगी किससे? आरबीआई से। लोन अधिक लेगी, लोन अधिक लेगी, वित्त की मात्रा बैंक के पास क्या हो जाएगी? बैंक के पास वित्त की मात्रा बढ़ जाएगी। वित्त की मात्रा बढ़ेगी तो निवेश भी क्या होगा? निवेश भी बढ़ेगा, और निवेश बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से नेशनल इनकम तो क्या, पर कैपिटा इनकम भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये सारा क्या प्रभाव है? ये सारा आपका पॉजिटिव प्रभाव है। लेकिन ऐसा किया क्यों था? ऐसा क्यों किया गया था? ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यहां पर मंदी की स्थिति मौजूद थी। मार्केट में क्या थी? मंदी से निपटने के लिए, मंदी से निपटने के लिए रेपो लोन को क्या किया गया था? कम किया गया था, ताकि बाजार में जो वित्त की आपूर्ति है वो पर्याप्त रूप से पहुंच जाए। तो वित्त की मात्रा बढ़ाने के उद्देश्य से, मंदी की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से रेपो रेट को कम कर दिया, ताकि बैंक आरबीआई से अधिक लोन ले पाएगी और अधिक से अधिक लोन लोगों तक वह वितरित कर पाएगी, जिससे कि निवेश बढ़ेगा। निवेश से नई कंपनी खुलेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे तो पर कैपिटा इनकम बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि होगी, उनका स्वास्थ्य स्तर बेहतर होगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी है। इसका एक नेगेटिव प्रभाव क्या है? अब लोगों के रोजगार बढ़ गए, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, तो हो सकता है कि पता चला मंदी से निपटने के चक्कर में मुद्रास्फीति को जन्म दे दिया। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रेपो रेट इतना कम नहीं करना है कि आपकी अर्थव्यवस्था में फिर से मुद्रास्फीति आ जाए। क्लियर हुआ? तो उम्मीद करता हूं कि रेपो रेट में परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिएगा आप लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई के द्वारा मात्रात्मक उपकरण का प्रयोग कैसे किया जाता है, या मात्रात्मक उपकरण में परिवर्तन के क्या प्रभाव है। क्लियर है? मैं क्वेश्चन आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, उसका आंसर आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं यहां पर रेपो रेट का क्या परिवर्तन, उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसको रफ करता हूं। अब चलते अपन रिवर्स रेपो लोन की ओर। देखिएगा, रिवर्स रेपो लोन क्या होता है। देखिएगा यहां पर ये आरबीआई और इधर आपका वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, अब आरबीआई इसको प्रलोभन देता है बैंक को। कैसा प्रलोभन? कि यह बैंक जब लोगों को लोन दे रही है तो इनसे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कम है, जबकि यही पैसा अगर आरबीआई के पास जाता है लोन के रूप में, तो यहां से जो उसको इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट अधिक होगा। बात को समझे आप लोग? मैंने कहा कि यहां पर आपके पब्लिक है, जनता है। जनता को अगर लोन देती है आरबीआई, ये बैंक, वाणिज्यिक बैंक, तो इसको रिटर्न कम मिल रहा है। उसके बजाय अगर यही लोन अगर आरबीआई को देती है यह बैंक, तो बैंक को तो क्या साख सृजन करना है, लाभ अर्जित करना है, तो जहां से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वहीं पैसा दे देगा ये। और यहां पे सेफ्टी भी है, आरबीआई ले रहा है पैसा आपसे, तो ऐसी स्थिति में यहां पर इंटरेस्ट ज्यादा है। बस यही तो चीज है रिवर्स रेपो रेट। देखिएगा, ये लोन जो दिया है बैंक ने किसको? आरबीआई को, या आरबीआई ने खींचा है बैंकों से लोन, तो इस लोन को कहा जाता है रिवर्स रेपो लोन। रिवर्स रेपो लोन, RRL। और ये रिवर्स रेपो लोन जिस ब्याज दर पर लिया जाता है, इसी इंटरेस्ट रेट को क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट। बात समझे? कैसे परिभाषित करना है? आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करती है, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से जिस ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करती है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है।
आई होप कि रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा आपको क्लियर हो गई होगी। इसका आंसर भी आपको लिखना है कि रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा कैसे आपको शब्दों में करना है। ठीक है, तो इसको बना लीजिए डायग्राम को। अब यहां पर हम देखेंगे कि ये रिवर्स रेपो रेट में जो परिवर्तन होता है इसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, इसमें इनके डाल लेते हैं हम लोग। कीजिए इसको नोट। चलिए कीजिए नोट जल्दी से। बाकी लोग कहाँ गायब हो गए इस क्लास से, प्राइवेट कर देंगे, देख भी नहीं पाएंगे दोबारा इसको। ठीक है, चलिए अब ये रिवर्स रेपो रेट है, इसमें परिवर्तन का प्रभाव, परिवर्तन वही दो तरीके से, या तो रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, कम कर दिया जाए, या रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाए, दो ही कंडीशन होगी। अब बताइए, अगर यह रिवर्स रेपो रेट अगर कम होगा तो क्या यह बैंक इसको ब्याज देगी? नहीं देगी। तो यहां पर कहेंगे हम कि रिवर्स रेपो रेट, अगर ये रिवर्स रेपो रेट यानी कि रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो गया तो बैंक के पास वित्त की मात्रा में कमी, बैंक के पास वित्त की मात्रा में कमी। ठीक है, और वित्त की मात्रा कम होगी तो निवेश हतोत्साहित, और निवेश हतोत्साहित तो रोजगार भी कम होगा, रोजगार में कमी, और रोजगार में कमी से क्या होगा, नेशनल इनकम भी कम होगी और पर कैपिटा इनकम भी कम होगी। लेकिन ऐसा किया क्यों था? ऐसा इसलिए किया था क्योंकि बाजार में मुद्रास्फीति थी। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रिवर्स रेपो रेट कम किया था, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोन मिल रहा था। रिवर्स रेपो रेट यहाँ पर कम कर दिया। तो अब देखिएगा, एक मिनट हम समझते हैं कि अगर यह पैसा इधर नहीं गया, उल्टा लिख दिया शायद इसको, एक काम करते हैं, रिवर्स रेपो रेट को यहाँ पर बढ़ा दिया मैंने, उल्टा हो गया था ये, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया। इसका मतलब पैसा जो यहाँ आना था अब यहाँ ना आकर कहाँ जाएगा आपका, लोगों के पास। लोगों के पास जाएंगे तो लोगों के पास क्या होगा कि यह रेपो रेट अगर यहाँ पर बढ़ा है, बढ़ाया, इसका मतलब अब तो इधर जाएगा। कम होने की कंडीशन में होगा कि अगर रिवर्स रेपो रेट कम होगा तो बैंक आरबीआई की बजाय लोगों को लोन देगा, जिससे क्या होगा, लोगों को लोन देगा तो निवेश बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने से पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम में भी इजाफा होगा। लेकिन इसका एक नकारात्मक पॉइंट ये हो सकता है कि यह मुद्रास्फीति को जन्म दे सकता है। अगर एक सीमा से ज़्यादा कम कर दिया तो। ऐसा किया क्यों था? क्योंकि मंदी से निपटना था, मंदी से निपटने के लिए। नोट कर लीजिए इसे भी कि रिवर्स रेपो रेट का क्या प्रभाव है। तो रिवर्स रेपो रेट का इस प्रकार से आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने सिर्फ आपको मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का क्या प्रभाव पड़ता है, मात्रात्मक उपकरण क्या होता है और इसका कैसा वर्गीकरण है उसकी बात की। आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। लगभग 35 मिनट की आपकी क्लास हो चुकी है, लगभग समय भी काफ़ी हो चुका है, लगातार हम 3 लेक्चर ले रहे थे। ठीक है, तो इस क्लास के बाद हम कल की क्लास में इसके आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।